दोस्तों अड्डा 96 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब हम लोगों को काफ़ी कम समय बचा है तैयारी के लिए और मैक्सिमम स्कोर करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं तो सब पढ़े रहिएगा, फिर भी मैक्सिमम स्कोर कर पाना संभव नहीं है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करने के लिए अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। दोस्तों आज हम लोग बाल विकास मॉडल सेट पार्ट 4 को देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखें पहला प्रश्न। हम लोग का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पहला ऑप्शन डोनाल्ड है, दूसरा मिलर है, तीसरा पियाजे है और चौथा बंड्यूरा और वाल्टर्स है। दोस्तों अधिगम या सीखना एक बहुत ही सामान्य और आम प्रक्रिया है। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है तथा जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। बंड्यूरा और वाल्टर्स ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बंड्यूरा एवं वाल्टर्स। आइए अगला प्रश्न देखें, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। दूसरा ऑप्शन विकास और वृद्धि की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। तीसरा ऑप्शन किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। चौथा ऑप्शन विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। दोस्तों विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होती है। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थात्मक, प्रक्रियात्मक और नियमित होता है। सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल, एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान यह प्रायः एक पैटर्न का अनुसरण करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। आइए अगला प्रश्न को देखें, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तीसरा ऑप्शन बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि कम होती है। चौथा ऑप्शन बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। दोस्तों अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न देखें, डैश प्रतिद्वंदनात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। दोस्तों बाल्यावस्था में बच्चे विद्यालय जाना प्रारंभ कर देते हैं और अब उनका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत हो जाता है। इस अवस्था में बालकों में सामाजिक चेतना का विकास हो जाता है तथा दूसरे के साथ समायोजन के लिए आवश्यक सामाजिक गुण भी उनमें पनपने लगते हैं। इस आयु में बालक और बालिकाओं में एक दूसरे से अलग अलग रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए इस अवस्था को प्रतिद्वंदनात्मक समाजीकरण कहते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। आइए अगला प्रश्न देखें, निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का, विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का, एकता एवं सहयोग की भावना का, अहम तथा उचिष्टता की भावना का। दोस्तों बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। सामूहिक खेलों से आदान प्रदान की भावना का विकास होता है। बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं तो उनमें एकता एवं सहयोग की भावना पनपती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, एकता और सहयोग की भावना। आइए अगला प्रश्न देखें, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपनी परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। दोस्तों जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है।
उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्था में विभाजित किया था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष का होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसमें बालक 7 से 11 वर्ष का होता है, तथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसमें बालक 11 से 15 वर्ष या 11 से ऊपर होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने लगता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न देखें। निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए विद्यार्थियों को इस बात की छूट होती है कि वे शब्दावली, उसकी लंबाई और संयोजन अपने तरीके से कर सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन बच्चों की वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की जांच करना। दूसरा ऑप्शन बच्चों में तथ्यों के संगठन की जांच करना। तीसरा ऑप्शन बच्चों की भाषाओं में लिखने की जांच करना। चौथा ऑप्शन बच्चों में निर्वचनात्मकता की जांच करना। दोस्तों, निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर 1 या 2 पृष्ठ में हो सकता है। इन प्रश्नों का उद्देश्य बच्चों का भाषाओं में लिखने का परीक्षण करना होता है। इसके अलावा अर्जित ज्ञान से संगत तथ्य का चयन करना, ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान और उनके आपस का संबंध निर्धारित करना आदि होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, बच्चों के भाषाओं में लिखने की जांच करना। आइए अगला प्रश्न देखें। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? पहला है बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना। दूसरा ऑप्शन है बालक के मनोविज्ञान को समझना। तीसरा ऑप्शन है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। चौथा ऑप्शन है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। दोस्तों, बालकों के मनोविज्ञान को समझते हुए उसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करने की आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। इसमें बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। बाल मनोविज्ञान के अभाव में शिक्षक न तो बाल मनोविज्ञान को समझ सकता है, न ही बालकों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, बालक के केवल तथ्यात्मक ज्ञान के अवगत कराने पर जोर देना। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। आइए अगला प्रश्न देखें। एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो, तो आप उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी? दोस्तों, सर्वप्रथम टर्मन ने बुद्धिलब्धांक ज्ञात करने की विधि का प्रतिपादन किया था। उसके अनुसार बुद्धिलब्धि को बच्चे की मानसिक आयु को उसकी वास्तविक आयु से भाग करके 100 से गुना करने से प्राप्त किया जाता है। यानी कि बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु हो गया 18 वर्ष, वास्तविक आयु 15 वर्ष, गुना 100 किया जाएगा तो ये हो जाएगा 120 वर्ष, 120 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। दोस्तों, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, अपने वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता है, सीखने की योग्यता है, समाधान करने की योग्यता तथा संबंधों को समझने की योग्यता है। बुद्धि से व्यक्ति के बुद्धि संबंधों में जानकारी मिलती है। बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग का प्रशस्त किया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण का महत्व का पता चलता है। आइए अगला प्रश्न देखें। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? अलग अलग छात्रों की तुलना करने से, छात्रों को बुद्धिमान या अवसर छात्र की उपाधि देने से, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषाओं का प्रयोग करने से।
दोस्तों आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एक ऐसा साधन है जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रियाएं कितनी सफल रही है। आकलन को उपयोगी एवं रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शिक्षक को छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से। आइए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित सीखने के सिद्धांत में से कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछ रहा है। तत्परता का सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, सीखने का प्रबल सिद्धांत। दोस्तों सीखना एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है एवं इसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। बच्चों के सीखने के सिद्धांत तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत तथा प्रभाव का सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया, जबकि सीखने के प्रबल सिद्धांत का प्रतिपादन सी.एल. हॉल ने किया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? स्त्रियों को हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। दूसरा ऑप्शन, पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। तीसरा ऑप्शन, स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। चौथा ऑप्शन, पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। दोस्तों सामान्यतः यह माना जाता है कि स्त्रियों में स्मृति कौशल अपेक्षाकृत अधिक होता है जबकि पुरुषों में गत्यात्मक योग्यता अधिक होती है, किंतु यह प्रत्येक स्थिति के लिए सत्य नहीं है। सामान्यतः स्त्रियों का हस्तलेखन पुरुषों की अपेक्षा सुंदर होता है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियाँ और तयशुदा सामाजिक भूमिका है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। आइए अगला प्रश्न देखें। आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। शिक्षार्थियों के बीच की तुलना करना। तीसरा ऑप्शन, शिक्षार्थियों के बारे में नकारात्मक बयान देना। चौथा ऑप्शन, शिक्षार्थियों को मंद, कमज़ोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। दोस्तों आकलन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। आकलन की नियमितता, अधिगम अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपाय एवं स्वयं मूल्यांकन के लिए अध्यापकों द्वारा छात्रों के साक्ष्य का फीडबैक आवश्यक होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके। आइए अगला प्रश्न देखें। व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था? दोस्तों व्यक्तियों में पाई जाने वाली उन सभी विभिन्नताओं या भेदों को व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करते हुए एक व्यक्ति को अपने आप में विशिष्ट व्यक्ति बनाती है। सर्वप्रथम गाल्टन ने व्यक्तिक विभिन्नता को समझने का प्रयास किया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गाल्टन। आइए अगला प्रश्न देखें। शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन, प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन, तुलनात्मक मूल्यांकन करना। चौथा ऑप्शन, उपयुक्त सभी। दोस्तों छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक रूप से होते रहना चाहिए। इसके लिए कई विधियों का अपनाया जाता है, लेकिन ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग छात्र के लिए उपलब्धि का मूल्यांकन है तो सबसे उत्तम साधन है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। आइए अगला प्रश्न देखें। अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? शैशवावस्था की ओर। दूसरा ऑप्शन, बाल्यावस्था की ओर। तीसरा ऑप्शन, किशोरावस्था की ओर। चौथा ऑप्शन, वृद्धावस्था की ओर। दोस्तों जन्म और किशोरावस्था के मध्य विकास की विभिन्न अवस्थाएं शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में भिन्न भिन्न पाई जाती है। दूसरे के व्यवहार और क्रियाकलापों का अनुकरण और सीखने की प्रवृत्ति
शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन शैशवावस्था। आइए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना। दूसरा ऑप्शन छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। तीसरा ऑप्शन अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। चौथा ऑप्शन बोधात्मक मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। दोस्तों सतत और व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से है, जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। यह एक बच्चे के विकास प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य एक ओर मूल्यांकन से निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन पर तथा दूसरी ओर से व्यवहार के परिमाणों पर आधारित होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन अध्यापन और अध्ययन प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। शिक्षक केंद्रित नहीं बनाना है दोस्तों, हम सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बाल केंद्रित होना चाहिए, इसलिए इसका उद्देश्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। आइए अगला प्रश्न देखें। एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता, सभी उच्च जाति के बालकों से अलग कर उनकी शिक्षा व्यवस्था करना चाहिए, उनके प्रति नीची जाति के होने का भेदभाव रखना चाहिए, उनके प्रति केवल छुआछूत की भावना रखना चाहिए। दोस्तों अनुसूचित जाति समुदाय को ऐतिहासिक कारणों से औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर रखा गया है। परिणाम स्वरूप वर्तमान में इस समुदाय में शैक्षिक पिछड़ापन पाया जाता है। इस समुदाय के छात्र के साथ एक शिक्षक को समान शैक्षिक अवसरों की समानता की व्यवस्था करना चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी बालकों के साथ समान शैक्षिक अवसरों की समानता। आइए अगला प्रश्न देखें। आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ होगा। पहला ऑप्शन जो पढ़ने में समान स्तर के हैं, दूसरा ऑप्शन जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, तीसरा ऑप्शन जो पढ़ने में निम्न स्तर के हैं, चौथा ऑप्शन जो आंखों से अधिक देख पाते हैं। दोस्तों दृश्य सामग्री में उन साधनों को सम्मिलित करते हैं जिसमें केवल देखने वाले इंद्रियों का प्रयोग होता है। इसके अंतर्गत पुस्तक, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, चार्ट, पोस्टर, श्यामपट्ट, बुलेटिन बोर्ड, संग्रहालय, स्लाइड आदि का शामिल करते हैं। कक्षा में दृश्य सामग्री से पढ़ने के सामान्य स्तर एवं निम्न स्तर के छात्रों को सबसे अधिक लाभ होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जो पढ़ने में उच्च स्तर के होते हैं, दूसरा ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। पहला ऑप्शन अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, दूसरा ऑप्शन प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना, तीसरा ऑप्शन विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, चौथा ऑप्शन परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। दोस्तों सृजनात्मक व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नए विचार या नई वस्तु का निर्माण करता है या किसी वस्तु की नई की खोज करता है। एक शिक्षक को प्रत्येक छात्र की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना चाहिए तथा उन्हें प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि इसमें छात्र में सृजनात्मकता का विकास होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करने एवं प्रश्न करने की अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखें। अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कॉर्ट लेविन द्वारा, दूसरा है आशुवेल द्वारा, तीसरा है स्किनर द्वारा और चौथा है जीन पियाजे द्वारा। दोस्तों किसी भी ऐसी प्रक्रिया को जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते थे उनमें विभिन्न बनाती है, उसे अधिगम या सीखना कहते हैं। जर्मन मनोवैज्ञानिक कॉर्ट लेविन ने अधिगम के प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जबकि वी.एफ. स्किनर ने अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जीन पियाजे ने बालकों के विकास के संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कॉर्ट लेविन। अधिगम के प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन कॉर्ट लेविन ने किया था।
शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, बालक को पढ़ाना, बालक का ज्ञान वर्धन करना, और चौथा ऑप्शन है बालक को अच्छे संस्कारों में डालना। दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यवहार को उचित दिशा में प्रभावित करना है। इसके लिए आवश्यक है कि अध्यापक को इस योग्य होना चाहिए कि वह विद्यार्थी के सीखने की प्रभावशाली साधनों का निर्माण कर सके। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। अगला प्रश्न है, किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या है? पहला ऑप्शन है भाषा संप्रेषण की निपुणता, दूसरा ऑप्शन असीमित कल्पना शक्ति, तीसरा ऑप्शन बालक के समक्ष अनेक समस्याएं, चौथा ऑप्शन उसके बोलने की गति। दोस्तों, सोचना एक उच्च प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जो ज्ञान को संगठित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बालकों में सोचने की प्रक्रिया का विकास कई आधारों पर होता है, जिसमें से तर्क के आधार पर सोच का विकास किसी बालक में भाषा संप्रेषण का आधार का होता है, इसलिए सबसे उच्च प्रकार की सोच है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा भाषा संप्रेषण में निपुणता। आइए अगला प्रश्न देखें, समस्या समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वनमानुषों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय है? दोस्तों, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। कोहलर ने समस्या समाधान की अंतर्दृष्टि विधियों में वनमानुषों पर प्रयोग किया था। जीन पियाजे ने बाल विकास और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इसलिए समस्या समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में वनमानुषों पर किया गया प्रयोग कोहलर ने किया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन कोहलर। आइए अगला प्रश्न को देखें, किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुकरण तथा वातावरण का क्या प्रभाव होता है? योगात्मक प्रतिरूप, गुणात्मक प्रतिरूप, ऋणात्मक प्रतिरूप, धनात्मक प्रतिरूप। दोस्तों, व्यक्ति संपूर्ण रूप से अपने आप में जो कुछ भी होता है उसका व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व संबंधी निर्धारक बालक के वंश क्रम और वातावरण दोनों में ही समान रूप से उपस्थित रहते हैं, जो उसमें गुणात्मक प्रतिरूप को निर्धारित करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन गुणात्मक प्रतिरूप। आइए अगला प्रश्न को देखें, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? पहला ऑप्शन, यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन, यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। तीसरा ऑप्शन, शिक्षार्थियों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। और चौथा ऑप्शन है, इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। दोस्तों, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कार्ल रैमसन रोजर्स ने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विद्यार्थी की आवश्यकताओं एवं रुचियों के प्रति एवं संतुष्टि करना ऐसे अधिगम का उद्देश्य होता है। इस सिद्धांत की सहायता से विद्यार्थी के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। विद्यार्थी विशेष द्वारा इसके अधिगम हेतु पहल की जाती है और यह पहल अपनी स्वयं की मर्जी से ही करता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। आइए अगला प्रश्न देखें, समावेशी शिक्षा डैश को शामिल कर अपने उद्देश्यों की प्राप्त करती है। पहला ऑप्शन, केवल प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों का, दूसरा ऑप्शन केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों का, तीसरा ऑप्शन केवल सामान्य शिक्षार्थियों का, चौथा ऑप्शन समान एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों का। दोस्तों, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य समाज के सभी वर्गों के बच्चों को शिक्षा मुख्य धारा में समाविष्ट कर उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना है। यह कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करता है, जिससे सभी संस्कृतियों के साथ मिलकर आगे बढ़ने की समुचित अवसर मिलता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल समान एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों का। आइए अगला प्रश्न को देखें, लिखने, चलने, टहलने, बोलने की अक्षमता क्या होती है? दोस्तों, अप्रेक्सिया ऐसा शारीरिक विकास है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंधित सूक्ष्म गति कौशल लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता है। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अप्रेक्सिया। आइए अगला प्रश्न को देखें,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का दस्तावेज किस मूल्य पर शिक्षा का उद्देश्य निर्देशित करता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक न्याय एवं स्वतंत्रता, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक न्याय एवं समानता, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक न्याय एवं समानता, चौथा ऑप्शन है राजनीतिक न्याय एवं स्वतंत्रता। दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उदाहरण रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से प्राप्त होता है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की कुंजी है और नासमझ व्यक्त संसार द्वारा उनकी विकृति का खतरा है। सामाजिक न्याय समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष समता मूलक और बहुलतावादी समाज के आदर्श से प्रेरणा लेते हुए इस दस्तावेज में शिक्षा के उद्देश्य शामिल है। इसलिए दोस्त इसका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सामाजिक न्याय एवं स्वतंत्रता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से और अड्डा 96 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो आपको कैसा लगा या फिर वीडियो में कुछ कमी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।